आज ना हम बात करेंगे द सोल्जर अ पोएम रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। Rupert Joyner Brooke was an English poet known for his idealistic war sonnets। यह ना वार पोएट है, वॉर पोएट, और उसका फुल नेम है रूपर्ट जॉनर ब्रूक। एंड ही वॉज ए सोनेटियर, वॉर सोनेटियर। और जो फर्स्ट वर्ल्ड लड़ा गया ना बिटवीन 1914 टू 1980, इसमें इसने मतलब सोनेट्स लिखी। और इसमें एक बहुत ही फेमस इसका सोनेट है दी सोल्जर, बहुत फेमस पोएम है जी। He was also known for his boyish good looks, which were said to have prompted the Irish poet W. Yeats to describe him as the handsomest young man in England। और ना वो बहुत गुड लुकिंग था, और इससे ना वो मतलब जो अपना W. Yeats था उसे ना इससे उसकी गुड लुकिंग को देखते हुए इसे दी हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड कहा था। ये भी एक पॉइंट शुड बी नोटेड। अब सवाल उठता कि व्हाट इज अ सोनेट? अ सोनेट इज वन स्टैंजा ऑफ 14 लाइन पोएम रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर। ये ना एक मतलब 14 लाइन पोएम होती है, एंड दिस इज द मस्ट एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर बीइंग अ सोनेट। और ये ना एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, जिसमें मतलब एम होते हैं और 10 बीट्स होते हैं, 10 बीट्स। दी सोनेट विच ड्राइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो। और ना इसकी जो मतलब ओरिजिन हुआ है वो इटालियन वर्ड सोनेटो से हुआ है, जिसका अर्थ है अ लिटिल साउंड और सॉन्ग इज़ ए पॉपुलर क्लासिकल फॉर्म। और ये ना एक क्लासिकल फॉर्म है दैट हैज़ कंपेल्ड पोइट्स फॉर सेंचुरीज टू राइट इन ए सोनेट फॉर्म। और सवाल उठता है कि पेट्रार्कन सोनेट क्या है, क्योंकि ये ना जो ये पोएम लिखी गई है ये पेट्रार्कन सोनेट है, द सोल्जर। व्हाट इज पेट्रार्कन सोनेट? द पेट्रार्कन सोनेट आल्सो कॉल्ड द इटालियन सोनेट, also known for the name as the Italian sonnet, was made famous by the Italian Renaissance poet Petrarch। इसके द्वारा ना इसे फेमस किया गया। It is a poem of 14 lines, as I earlier said, the first 8 of which have a rhyme scheme of A, B, 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 A। ये इसकी राइमिंग स्कीम होती है। फर्स्ट 8 लाइन को ऑक्टेव कहा जाता है। द नेक्स्ट 6 लाइन्स कैन हैव एनी राइम स्कीम। और जो एंड की जो 6 लाइन होती है ना, उसकी राइम में वेरिएशन हो सकती है, विद द असम्पशन दैट द लास्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन्स राइम विद समथिंग। मतलब भी ऐसी मतलब कंसेप्ट धारण करके भी राइमिंग करती है कि नहीं एंडिंग लाइंस। दिस पोएम इज फुल ऑफ नेशनल प्राइड, यू कैन से। द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ओ मी। इसमें वो क्या क्या कहना चाहता है अपनी मतलब कंट्री के लोगों को कि यदि मैं मर जाऊँ ना, डोंट वरी अबाउट माई डेथ, सेलिब्रेट माई डेथ as a very patriotic soldier, that there is some corner of foreign field that is forever England। कि किसी भी कॉर्नर में ना, मैं किसी भी देश के किसी भी कॉर्नर में मैं मरूं, मैं एज ए मार्टर मतलब शहीदी प्राप्त करूं, तो वो सदा के लिए इंग्लैंड बन जाएगा, क्योंकि आई एम द ब्लड ऑफ इंग्लैंड एंड द इंग्लैंड इज़ द सुपीरियर रेस or superior country, you can say। That's why he was emphasizing this word, that he is the blood of England and this corner of other foreign country will be forever England। There shall be in that rich earth a richer dust concealed। वो क्या क्या कहता है कि किसी भी पार्ट में ना फॉरेन लैंड के जहाँ भी उसकी डेथ होगी, वो मतलब वो पार्ट जहाँ पे उसकी डेथ होगी वो भी ना एक रिचर डस्ट बन जाएगी, क्योंकि ये ना एक ऐसा मानता है कि वो एक सुपीरियर कंट्री से बिलोंग करता है, और अपनी मतलब कंट्री के प्रति ना मतलब लॉयल्टी शो कर रहा है। ये वो जो वो दूसरी कंट्री है वो मतलब रिच हो जाएगी, क्योंकि ना वो इसका ब्लड वहाँ पे पड़ गया, इसीलिए वो रिच हो गई। और अपनी कंट्री को रिचर डस्ट कह रहा है, अपनी कंट्री की डस्ट को, बिकॉज ही बिलोंग्स टू इंग्लिश और इंग्लैंड
और अपने आप को सुपीरियरिटी दर्शा रहा है अपनी कंट्री की, इसलिए अपने आप को रिचर कह रहा है। और दूसरी दूसरी कंट्री भी रिच हो जाएगी ऐसा कह रहा है मेरी मतलब वहाँ पे मरने पे। वहाँ मतलब मेरी राख भी पड़गी ना अगर मेरे शव की, वहाँ मतलब वो भी कंट्री रिच हो जाएगी। A dust whom England bore, shaped, made aware, gave once her flowers to love, her ways to roam. ऐसी धूल, यू कैन से कि एक सोल्जर की ऐसी धूल जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, शेप किया उसे, आकृति दी उसे, मतलब बड़ा किया, पाला पोसा। मेड अवेयर, और सभी प्रकार की नॉलेज वहाँ से प्राप्त की उसने, बहुत कुछ दिया। वंस हर फ्लोवर्स टू लव, और अपने मतलब बहुत से पेड़ पौधे फ्लावर्स दिए लव करने के लिए। हर वेज टू रोम, और घूमने के लिए अपनी कंट्री के मार्ग दिए। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और वो कहता है अपने आप को क्या कहता है, इंग्लिश बॉडी कहता है। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, जिसने मतलब हमेशा ही इंग्लिश एयर ली हुई अंग्रेजी हवा की ब्रीदिंग ली हो जिसने। वॉश्ड बाय रिवर्स, नहाया हो नदी में, वहाँ की, वहाँ पला बड़ा, वहाँ पर सब कुछ किया। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और ब्लेसिंग्स उसे अपनी कंट्री के सन की मिली हूँ। इसके बारे इसलिए वो अपने डस्ट को ना रिचर बता रहा है। And think this hurt all evil shed away, a pulse in the eternal mind, no less gives somewhere back the thoughts by England given. वो क्या कहता है ना कि जब भी मैं ऐसा सोचता हूँ ना, दिस हर्ट ऑल इविल शेड अवे, वो कहता है जब भी मैं अपनी कंट्री की मतलब इतनी मतलब सुपीरियर आइडियाज़ के बारे में सोचता हूँ, मतलब इतना मैं तो अपनी उसने मुझे इतना मतलब नर्चर किया इन ए फुलफिल वे, or showing now he was showing patriotic feelings in full, and you can say in abundance towards his country. That's why he was showing that मेरे ना सभी मतलब जो evils मेरे मन में सभी बुराइयाँ हैं वो दूर हो जाती हैं जब मैं अपनी कंट्री के मतलब बारे में सोचता हूँ। मैं मेरी कंट्री इतनी ग्रेट है। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, वो किस प्रकार है, जैसे कि एक बीटिंग हो, एक मतलब थोड़ी सी धड़कन हो ना। इटर्नल माइंड, इटर्नल माइंड यहाँ किसको कहा गया, इंटरनल माइंड, दैट इज हिज कंट्री इंग्लैंड। ही इज इटर्नल माइंड, यू कैन से कॉन्शियसनेस, और नाउ ही इज मेरली अ लिटिल पल्स और अ बीटिंग, यू कैन से बहुत मतलब नामात्र है। और जो इटरनल माइंड है यहाँ ये भी कोनोटेशन लिया जा सकता है कि इंग्लैंड इंग्लिश पीपल कंसीडर देमसेल्फ एज फुल ऑफ माइंड, एंड द अदर पीपल दे कंसीडर देम एज यू कैन से फूलिश और स्टूपिड। That can be connotation because internal mind, they are saying eternal mind, that is England. नो लेस गिव समवेयर बैक दी थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। वो क्या कहता है कि मैं ना मतलब थोड़ी सी मतलब जो इतने बहुत ऊंचे विचार जो मेरी कंट्री ने मुझे दे दिए ना, मैं तो उसका नाम मात्र भी नहीं चुका सकता। नो लेस गिव समवेयर बैक दी थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, थोड़ा सा भी नहीं रिटर्न कर सकता मैं, ऐसा कह रहा है ये इन लाइन्स में। Her sights and sounds, dreams, happy as her day, and laughter, learnt of friends and gentleness, in hearts at peace under an English heaven. वो क्या कहता है कि जो मैंने अपनी कंट्री में जो वहाँ के दृश्य देखे, साउंड्स बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें सुनी, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, और इतने मतलब अच्छे सपने जैसे कि वहाँ के सुहावने दिन होते हैं मैंने लिए। एंड लाफ्टर, और वहाँ की हंसी हंसी मजाक अपने मतलब ग्रुप में बैठ के अपने फ्रेंड्स के बीच, लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, लर्न करना फ्रेंड्स के बीच बैठ के, नॉलेज गेन करना, एंड जेंटलनेस, और जेंटलनेस इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, ओ हार्ट्स में वहाँ के दिलों में जो पीस शांति है, अंडर एन इंग्लिश हेवन। और इसलिए इसे ना इस अपनी कंट्री को इंग्लिश हेवन कहता है क्योंकि इसने मतलब ग्रेट आइडियलिस्टिक थॉट्स दिए। दैट इज़ वेरी लॉयलिस्ट एंड वेरी पैट्रियोटिक पोएम, यू कैन सी, एंड इट अरोज
the feeling of patriotism in every. You can do it for your country, like me for my country, India. You can be an patriotic to large extent in you can say in any your way can be any. You can be patriotic, to be honest, to be sincere towards your country. And that is all in this video, and I love this poem. It is very very patriotic, and sometimes it inspire me to be honest towards my country, that is India. Thank you, thanks a lot.